Hi, this is Anjal Puri on Spotify with Taza Talks. आज वैलेंटाइंस डे पर अक्सर हम सिर्फ आई लव यू बोलते हैं, लेकिन आज हम समझेंगे लव की साइंस, लव की साइकोलॉजी एंड लव की डेस्टिनी। आज का पैनल में है कोचेस जो रिलेशनशिप ग्रोथ को समझेंगे, प्रेरणा जी एंड साबिया जी। एक टीचर जो वैल्यू और रिस्पेक्ट की बात करेंगी, मीनू सिंह जी। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो बताएंगे क्या लव लिखा हुआ होता है। सिर्फ पॉडकास्ट नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर एक हार्ट से सोल तक पहुंचने वाली है आज। तो वेलकम यू ऑल। Thank you, Achal. गुड Thank you, इवनिंग, हाउ आर ma'am. यू ऑल? I'm good, ma'am. How are you? बढ़िया। तो सबसे पहले आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को। Okay. प्रेरणा So, जी। I am Prerna. I am based out of Pune and I'm a conversational coach specifically. So I work with women who feel unheard and unseen and specifically who have shrunk themselves. And so I just work with them so that they can have a proper conversation with the person whom they are supposed to. And jahan pe they are feeling stuck, I help them. थैंक यू सो मच। मीनू जी। Ma'am, my name is Meenu Singh. Basically, I am a teacher at MPS Kalwar Road, and I am an anchor and a poetess. And sometimes I am a best coach for the students as well, so that मैं उनको आगे future के लिए guide कर सकूं. जी। रिया मैम। Hello, everyone. Myself, Riya Gupta. I'm a numerologist, crystal healer, and watch analyst and tarot card reader. Basically, I record your life using number, your date of birth, your name number to help you understand love, career, relationship, and destiny. आते हैं Simple. साबिया जी आपके ऊपर। Yeah, hi everyone. I'm Sabia and I'm joining from Greater Noida. And I'm a certified parenting and life coach and presently also EFT healer certified. And I'm helping mothers in their emotional well-being because हर mother बहुत अच्छी माँ होती है, बस उसको थोड़ी सी healing की जरूरत होती है. So I'm helping all the mothers here. जी। तो मीनू जी, आपसे सवाल है मेरा पहला। क्या स्कूल लेवल पर इमोशनल एजुकेशन होना जरूरी है? डेफिनेटली मैम, स्कूल लेवल पे इमोशनल बैलेंसिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो हम बच्चों को मार्क्स के लिए, उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए प्रेशर करते हुए दिखाई देते हैं, बट हम ऐसे इमोशनल बैलेंसिंग पे बात नहीं करते। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप बच्चों को इमोशन सिखा रहे हैं, इमोशन वैल्यूज़ की बात करें, तो इसका मतलब किसी भी तरीके के लव अफेयर को बढ़ाना नहीं है। इसका मतलब है बच्चे को उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी बाउंड्रीज़, इवनली हेल्दी अटैचमेंट, स्किल्स सिखाना है। अगर आप यही 6 टू 12th वाले बच्चों को ये इमोशनल लिटरेसी सिखाना शुरू कर देंगे, तो वो शायद वो जो एक्सट्रीम रिएक्शंस होते हैं ना उनके, लाइक डिप्रेशन, सेल्फ हार्म, बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। बच्चों को अपनी फीलिंग्स को बताना बहुत ज़रूरी है। और तो इसलिए इसलिए मैम मुझे तो ये लगता है कि स्पेशली जो हमारा बैच है ना 6 टू 12th वाले जो बच्चे हैं, उनको मैम ये इमोशनल लिटरेसी सिखाना बहुत ज़रूरी है एट द स्कूल लेवल। एब्सोल्युटली। प्रेरणा जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या बिना सेल्फ लव के रियल लव पॉसिबल है? See, self-love important है, but that doesn't mean कि आपको real love नहीं मिलेगा. If it is destined, आपको मिलेगा, but then it will not be sustainable. क्योंकि क्या होता है, if you actually don't have self-love, you will not have boundaries. You will always seek external validation. क्योंकि you will always come out as a needy person. क्योंकि because you don't have love within for yourself, you will always search it कि कोई बाहर से आपको दे, वो जो एम्प्टी कप है वो फिल करे. तो उसके लिए क्या होता है कि अनकंडीशनल लव तो इट इज ओनली ऑफ ईदर मदर और पेट्स. सो आगे जाके दिस विल बिकम वेरी अनसस्टेनेबल एंड फिर इट विल जस्ट डिफ्यूज. सो आई थिंक सेल्फ लव इज इम्पॉर्टेंट. एब्सोल्युटली। साबिया जी, हेल्दी रिलेशनशिप की 3 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट्स क्या हैं? या हेल्दी रिलेशनशिप तो चाहे वो मदर या बेबी का हो या हस्बैंड और वाइफ का हो, चाहे हम किसी भी एरिया में लें, एक हेल्दी रिलेशनशिप तब स्टार्ट होता है सबसे पहले एक एक्टिव लिसनिंग से. हर एक ह्यूमन बीइंग चाहता है उसको सुना जाए. वी आर बोर्न एज टू बी ह्यूमन स्पीशीज, एज टू बी सीन एंड हर्ड. हम चाहते हैं हमें कोई देखे,
हमें कोई सुने। तो जहाँ मैं एक्टिव लिसनिंग की बात कर रही हूँ, सिर्फ लिसनिंग ही नहीं कि हाँ, या हम फ़ोन में लगे हैं या टीवी देख रहे हैं, प्रॉपर विद योर ऑल 5 सेंसेस जस्ट लिसन व्हाट द पर्सन इज़ सेइंग टू यू, मतलब पूरा कंप्लीट कनेक्शन बिल्ड करना, ऑल्सो विदाउट जजमेंट। यहाँ पे मैं मदर और चाइल्ड में भी कह सकते हैं और हस्बैंड वाइफ में भी, जज ना करें, क्योंकि जहाँ जजमेंट और क्रिटिसिज्म आता है, फिर वो इंसान वहाँ से ना तो कनेक्ट हो पाता है, ना शेयर कर पाता है। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप यहाँ इतना अच्छा नहीं बनता, बॉन्ड ब्रेक होता है। एंड दैट्स व्हाई वी फाइंड कि लोग घर में उतनी अच्छी बातें नहीं करते, लेकिन बाहर बहुत अच्छी बातें करते हैं। वी हैव सीन लाइक हम फ्रेंड से सब कुछ शेयर करते हैं, बिकॉज व्हाट वी वांट, हमें कोई जज ना करे, हमें कोई क्रिटिसाइज ना करे। हम अनफिल्टर्ड होके जब अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, वहाँ हेल्दी रिलेशनशिप होता है। तो एक्टिव लिसनिंग बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, आई विल से दैट क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग। आई हैव हर्ड सो मेनी मदर्स एंड पीपल दैट दे से कि मैं अपनी बच्चे के साथ ही तो रहती हूँ, सारा टाइम मेरा उसी के पीछे जाता है। बट फिर भी एक क्वालिटी टाइम होता है, मतलब जिसमें आप पूरा 100% अटेंशन फोकस उसको देते हैं, अपने स्पाउस को दें या अपने चाइल्ड को दें। एंड जब पूरा 100% अटेंशन देते हैं, तो एक हेल्दी रिलेशनशिप इसमें ज़रूर इसमें फॉर्म होता है। एंड द थर्ड इज़ द अप्रिसिएशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर ह्यूमन बीइंग चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, हम जो भी करते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ लोग हमें वो चीज़ें बोलें, और ये हम हमारा कान सुनना चाहता है दैट आप कितने अच्छे से करते हो, एंड यू आर सो यू कुक सो वेल। लाइक वाइफ, अगर दे आर डूइंग देयर जॉब्स एवरी डे, बट अगर कोई उनसे कहे दैट यू आर डूइंग सो अमेजिंगली, आई थिंक इतना कह देना बहुत काफ़ी होता है, दैट आई डोंट नो हाउ बट यू आर मैनेजिंग सो ब्यूटिफुली। सो दिस इज़ व्हाट आई टोटली बिलीव। वैसे तो बहुत सारे, बट अगर हम एक एक्टिव लिसनिंग करें, क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग करें, एंड पर्सन को अप्रिशिएट और वैलिडेट करें, including yourself also, appreciate yourself. So I think this is the three powerful habits we must follow in all areas of our relationships. जी, रिया जी, नंबर्स की बात करते हैं तो आप ही की याद आती है। तो थैंक क्या यू सो लव मच। मैरिज या अरेंज मैरिज नंबर से प्रेडिक्ट हो सकती है? बिल्कुल मैम। देखिए, आपका जब भी बर्थ होता है, एक नंबर एक ऐसी चीज होती है जिससे आप घिर जाते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ भी एक नंबर है, आप जिससे कॉल आउट होते हैं, जो नेम है वो भी नंबर पे ही डिपेंड करता है। एंड आपका फोन नंबर भी, अगर मैं आपको याद करूंगी तो भी वो नंबर से ही कैलकुलेट, क्योंकि मैं आपको आंचल मैम का नंबर है, तो मैं आंचल मैम को अगर मुझे याद करना है तो मुझे उनको याद करने के लिए कॉल मिलाना पड़ेगा, वो भी नंबर्स है। तो जो भी न्यूमरोलॉजी में हमारा जो बर्थ नंबर है, हमारी पर्सनैलिटी का ब्लूप्रिंट होता है, उससे आप हर चीज अपनी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। अगर आपका बर्थ नंबर 5 है, अगर आप किसी भी मंथ की 5 को या 6 को बर्थ हुआ है, 5 इन द सेंस 5, 14, 23, तीनों को ही 5 काउंट किया जाएगा। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अगर आपकी बर्थ में जो आपकी ग्रिड बनाई जाती है, लोशो ग्रिड जो आपकी टीपना बनाई जाती है, उसमें अगर मल्टीपल 5 है या मल्टीपल 6 है, तो इसके लव जो आपके अफेयर्स हैं, जो आपका अफेक्शन है किसी सामने वाली सेल्फ उसके तरफ, तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लव मैरिज के चांस जब बढ़ते हैं, क्योंकि 5 नंबर वाला बहुत एडवेंचर होगा, शो ऑफ करने वाला होगा। एंड 6 नंबर होता है, वो तो सबको पता है, वीनस का नंबर है, लव अफेक्शन का नंबर है, फैमिली का नंबर है। अगर वो मल्टीपल टाइम हो गया तो मैं उससे प्रिडिक्ट कर पाती हूँ कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो ये 5 एंड 6 नंबर एक ऐसा है जो लव मैरिज की तरफ इंडिकेशन करता है। वहीं 2 एंड 8, 4 जैसे नंबर होते हैं, बहुत रफ नंबर होते हैं। काफी ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत पर्सनैलिटी इनकी रफ मिलेगी आपको। 8 नंबर होगा, 4 नंबर, उनकी वॉइस में ही ना इतना भारीपन होता है। तो ये लोग फैमिली से ज्यादा, ये लोग दूर की ज्यादा सोचते हैं, अरे मेरी फैमिली के लिए, इनके लिए पेरेंट्स का जो चीज होती है, मतलब फैमिली की तरह अटेंशन जो रहता है बहुत ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दूर की सोचते हैं। तो इनके लिए जो अरेंज मैरिज होता है वो बेस्ट होता है। अगर 2, 4, 8 है, अगर 6 नंबर ग्रिड में नहीं है, तो कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज की तरफ जाता है। बट एट ऑफ द एंड तो मैं यही बोलूंगी कि आपकी ग्रिड में 5 नंबर हो या 6 नंबर हो, रास्ता दिखाता है आपको नंबर, बट लास्ट में तो दिल की ही सुननी पड़ती है। तो वही चीज है, अगर आप दिल की सुनेंगे तो वो दिल की ही सुननी पड़ेगी, या 2 या 8 हो। बट कहीं ना कहीं ये जो 5 और 6 नंबर एक ऐसा नंबर है कि आप जितनी बार मल्टीपल होगा आपकी ग्रिड में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये इंडिकेशन करता है कि आपका लव अफेक्शन, ये चीज इनमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखता है।
मैंने तो कई बार देखा है यूथ जहाँ पर अफेयर चल रहा होता है वो पंडितों से जा जा करके अपनी कुंडलियां मिलवाते हैं पैसे देख देख कर। मैं वही तो सेम मैंने लास्ट में यही बोला कि नंबर्स तो डजंट मैटर, मैटर करते भी हैं ये नहीं है, बट एट ऑफ द एंड तो दिल की ही चलती है, क्योंकि कहते हैं ना एनिमीज नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। अगर वो एनिमीज नंबर होगा ना बहुत अट्रैक्ट करता है, बट लास्ट में वो भिड़ते ही हैं कहीं ना कहीं जाके। अगर सही मिलान नहीं हुआ है आपकी टीपना का, सही ग्रिड नहीं मिली है, तो वो कहीं ना कहीं चीजें जाके खटपट वाली चीज होती ही होती है। जी जी। मेरे तो सबसे ज्यादा केस रिलेशन के ही आते हैं, सबसे ज्यादा। इसलिए मैं खुद भी कैरी करती हूँ एक लव कॉर्ड्स, जिससे सबके साथ प्यार बना रहे मेरा। जी तो मीनू जी चलते हैं आपके साथ। स्टूडेंट्स हार्ट ब्रेक को कैसे हैंडल करता है? मैम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ना एक्चुअली हार्ट ब्रेक को अक्सर ना ओवर रिएक्टिंग या टाइम वेस्ट कह दिया जाता है। एक्चुअली ये हाँ बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ सोसाइटल बहुत बड़ी गलती है। मैम हेल्दी हैंडलिंग के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आप उनकी फीलिंग्स को वैलिडिटी दीजिए कि यस उनकी जो फीलिंग्स हैं वो अट्रैक्शन नहीं थी, ठीक है? आप उनको वैलिड मानिए, उनको उनके सेल्फ ब्लेम से बाहर निकालिए। क्योंकि कई बार जो ये यूथ होता है वो ये फेस कर रहा होता है कि रिजेक्शन का मतलब आई एम नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट गुड। तो उनको इनके सेल्फ ब्लेम से बाहर निकालना मैम बहुत जरूरी है। एंड व्हेन मैम दीज यूथ आर फेसिंग दिस हार्ट ब्रेकिंग ना, उनके लिए उनके रूटीन को मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। उनको बोलिए फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, राइटिंग, म्यूजिक, इमोशंस, मैम इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। एक मैम उनका ना वो टेम्परेरी जो सोशल मीडिया डिटॉक्स होता है ना वो करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके इसमें बच्चे बिल्कुल भी ना अपने आप को स्टेबल नहीं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं दे पाते अपने आप को, अपनी इमोशन को स्टेबल नहीं बना पाते। और मैम इसमें सबसे बड़ा एक पर्सपेक्टिव जो काम करेगा वो करेगा, एक मैच्योर परसेप्शन होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली इस केसेस में बच्चे क्या करते हैं, किसी फ्रेंड से ऐसे एडवाइस ले लेते हैं। इस जगह पर एक मैच्योर पेरेंट का, किसी टीचर का या कोई भी बड़ा जो मैच्योर है, जो बच्चों को इस चीज के लिए हेल्प कर सकता है, मैम वो एक पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। जब बच्चे या कोई भी किसी भी तरीके का जो यूथ है वो इस हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन को फेस कर रहा होता है, क्योंकि उनके दिल में ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे होते हैं ना, उनको एक प्रॉपर वैलिडेशन देना बहुत ज़रूरी है, उनको टाइम देना बहुत ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। तो मैम इस तरीके से अगर हैंडल किया जाए ना तो लिटरली बच्चे या हमारा यूथ ना इस हार्ट ब्रेकिंग वाली सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। बाहर आ जाता है। यस मैम, डेफिनेटली। कितना जी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों फंसे रहते हैं? Achal, very nice question. I will actually answer on the behalf of women. क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि women are very much into toxic relationships and they are not able to get out of it. तो बेसिकली क्यों रहते हैं कि एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है ट्रॉमा बॉन्डिंग का, एक कॉन्सेप्ट है। लाइक इफ द रिलेशनशिप इज वेरी अब्यूजिव and you get a very unhealthy attachment with the abuser, तो वो यू आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा बॉन्डिंग। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर देखा जाता है। अनदर थिंग इज इफ यू हैव इन्वेस्टेड इमोशनली अ लॉट इन रिलेशनशिप, सो यू हैव दैट होप कि कहीं ये वर्क करेगा या कहीं ये टॉक्सिसिटी कम होगी, सो दैट ऑल्सो कीप्स यू in the relationship for a long time. Another reason might be, lack of confidence. Ki if you actually go out, then what you will do? Self belief में एक self doubt है. Then there's no support system. Also, there are women who feel, that known devil is better than an unknown devil. तो यहीं पे कुछ एडजस्ट करके यहाँ पे बैठा जाए. So these are the things which generally people lack courage basically to break free from a toxic relationship because they don't know out वहाँ पे बाहर दुनिया कैसी है. अभी तक they were sheltered and all. But अगर ये break करा जाए courageously, so obviously it is good for their mental health, but then they are not aware of it. Unless you do it, you don't know. So these are few things जिसके कारण लोग रहते हैं. साबिया जी, इमोशनल डिपेंडेंसी और इमोशनल बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? यस चल, सो इमोशंस तो बड़ा कोर है, मतलब इसको
समझने में, एंड इमोशनल डिपेंडेंसी एंड इमोशनल बॉन्डिंग, इसमें से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव। कैसे मैं समझाती हूँ? जैसे इमोशनल डिपेंडेंसी इज कमिंग फ्रॉम लैक आ रहा है दैट आई एम नॉट कंप्लीट, आई नीड somebody टू कंप्लीट मी, आई एम नॉट होल, आई नीड somebody टू मेक मी होल। मेरा कप खाली नहीं है, आई वॉन्ट somebody टू फिल इट सो दैट आई कैन फील बेटर। So here we have seen so many people who are emotionally dependent. Yes, they become very anxious when somebody don't pay attention to them. किसी का phone नहीं आया, and then they start being anxious. So here comes the dependency, that they will keep depending on sometime other people to make them feel better. कोई मुझे feel better करा दे. So that is a lack. It is a dependency, and it's absolutely not healthy. And now comes with emotional bonding. With bonding, it is come that I'm full, and I don't need anybody to make me full. I'm complete. And it is when the bonding comes, when the person feels safe in the relationship. यहाँ पे safe का word आता है, comfort का आता है, security का आता है, care का आता है, and here's the bond forms. And when we feel emotionally bonded with person, we feel very safe with that person. We feel comfortable with that person. We feel secure with that person. We feel we really, really love with that person. So here is the emotional bonding comes in picture. And when we feel so much bonded with our loved ones, that's why we call that emotional bond बहुत अच्छा है, because we feel so much comfortable in their company. We love to be with them. We love to be surrounded with those people, our family members, our close family members, our kids, and like that. So dependency नहीं होनी चाहिए. Always check what's lacking. क्या ऐसी कमी है जो मैं दूसरों में ढूंढ रही हूँ, मुझे पूरा कर दे, उसको पूरा करिए. You yourself is complete. So this is how I help mothers, that you don't need, and this has come from needy perspective, that I need something, please make me full, like that. So I hope it makes clear. प्रिया जी, कौन से नंबर्स रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के लिए स्ट्रांग होते हैं? मैम, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एक कंपेटिबिलिटी होती है जो हम मैरिज के लिए एक चार्ट बनाया जाता है। इसमें कंपेटिबिलिटी के लिए कुछ बहुत ही पावर पेयर्स होते हैं जो एक दूसरे को परफेक्टली मैच करते हैं। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1 एंड 9। 1 को न्यूमरोलॉजी में राजा बोला गया है। 1 नंबर ऑलवेज किंग, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। यही अगर उसको 9 का सपोर्ट मिल जाता है, 9 बेसिकली एक लाइक सेनापति, अगर राजा को उसके साथ सेनापति मिल जाए तो उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ मैच होता है। बहुत ही सबसे अच्छा जो पावर प्ले परफेक्ट मैच होता है 1 एंड 9 का होता है। 3 एंड 5 का भी ले सकते हैं। 3 इज अ क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग। एंड 5 नंबर होता है बिल्कुल बेबी वाला नेचर, चब्बी नेचर। तो इन दोनों की भी बहुत अच्छी जमती है। अगर 6 जो डेट ऑफ बर्थ है, 6 को 6 का साथ मिल जाए तो इनकी लाइफ में इतनी लग्जरी आएगी, क्योंकि 6 नंबर होता है लग्जरी का, वीनस का। तो ये भी बहुत अच्छा प्ले रोल करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, अगर आप डेट करेंगे एंड मंथ करेंगे और अपना ईयर कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको कुल जो आप पूरा 1 + 6 + 6 + 190, अगर इनको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे, अगर आपका टोटल 6 आता है तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है एंड आपके पास लग्जरी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि 6 नंबर होता है बेसिकली वीनस का। तो वही चीज है, अगर आपका नेम नंबर, जैसे काफी लोग होते हैं ना कंसल्ट के लिए आते हैं, मैंने कहा रिलेशन के बहुत ज्यादा आते हैं। रिलेशन में क्या होता है, अगर आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं मिलती है तो ऐसा नंबर होता है कि हम उसका नेम करेक्शन करते हैं। जो भी उसका जो हमको रेमेडी देनी होती है वो हम 6 नंबर की बेसिकली देते हैं। उनका नेम अगर आप 6 पे कर देंगे तो कहीं ना कहीं लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने खुद सेल्फ फील किया है। अगर कोई 1 एंड 8 वाला है, ये बहुत एनिमी नंबर है। अगर 1 एक नंबर का जो डेट है, 1 नंबर की मैरिज 8 नंबर के पर्सन से हो जाती है, तो आपने देखा होगा ऋतिक रोशन एंड सुजैन खान 1 एंड 8 वाले हैं, डिवोर्स हुआ क्योंकि उन्होंने रेमेडी नहीं की। अगर जैसे कंसल्ट के लिए आता है कि नहीं रिश्ता निभाना ही है, या तो आप उसकी ग्रिड में 6 नंबर लेके आओ, या उसका नेम से उसको किसी चीज से नंबर से सपोर्ट दिया जाता है, तो वाकई उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आई है रिलेशन को लेके। तो बहुत सारे कंपेटिबल होते हैं मैम, मैच करना पड़ता है। और मतलब एक चार्ट होता है पूरा, बहुत बड़ा चार्ट है। अगर मैं करूंगी तो बहुत बड़ा चार्ट है। मतलब ये होता है कि 1 एंड 9, 3, 5,
5 and 5, 6 6, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मैरिज के लिए कोई कॉम्बिनेशन देखते भी हैं, अगर आता है तो मैं बिल्कुल यस कर देती हूँ कि आप बिल्कुल कर सकते हैं। इनमें कोई खटपट वाली चीज नहीं होती है। एनिमी नंबर के साथ अगर आप नहीं बनेंगे तो लाइफ बिल्कुल स्मूथली चलेगी। और 6 नंबर अगर आपकी लाइफ में आ गया है तो इनकी लाइफ वाकई बहुत अच्छी स्पार्कल होती है। बहुत मतलब 6 नंबर की जो अगर आपको वाइफ मिल जाए या आपके हस्बैंड हो, अगर आप में से किसी का होगा 6 नंबर का तो है बहुत मतलब बहुत पीस होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। आप पूछो बिल्कुल सामने है रिजल्ट भी, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत अच्छे। मतलब आप उनको ना जैसे मनवा सकते हो कि ऐसे करना है तो बिल्कुल मान हाँ, आप खुश रहना चाहिए। सामने वाले का ना फैमिली वाली चीज होती है, आप खुश रहो। तो वो मैम के साथ साबिया मैम के साथ आई थिंक होती होगी, है ना? मैं भी हूँ 6 नंबर। मैं 6 बोर्न हूँ। मतलब बहुत ब्यूटीफुल होता है, एक फेस में अट्रैक्शन मिलेगा उनका। 6 नंबर जो बहुत अच्छे फैमिली के वो लिए तो दिख बहुत रहा है। Today I get to know कि I belongs to the king family, ना, being a one born. वन 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 तो फिर झुकने ही वाली चीज नहीं है ना। वन मतलब किंग, किंग नेवर शाउटेड कि कितना झुकेगा भी नहीं। तो वो 6 नंबर बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली में कोई भी 6 नंबर का है तो बहुत बैलेंस होके लाइफ चलती है। क्योंकि वो अगर बड़ा है, हस्बैंड है जैसे बोला, तो बहुत स्मूथली लाइफ चलेगी। आप वो मान भी लेते हैं और मनवा भी लेते हैं। मैम साबिया मैम, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है? आपके हस्बैंड का 6 है तो? नहीं, मेरा 6 है मैम, मैं अपना बता रही थी। आई एम 6। अच्छा, आपका है, आपके हाँ, हस्बैंड का पूछ सकती हूँ? और हस्बैंड का 3 है। 3 है? हाँ। तो मैम बहुत खटपट हो रही हो। 36 का आंकड़ा है फिर तो आपका। 3 एंड 6 पुराने जमाने के लोग बोल के गए हैं, 36 का आंकड़ा। 6 वालों की 3 वालों से तो बिल्कुल नहीं जमेगी। अगर देवरानी जेठानी है तो एक दूसरे का खून ही कर डालेंगी। वो ये वाली चीज है, अगर देवरानी जेठानी 3 एंड 6 वाली आ गई तो। मैं आई थिंक ठीक ठीक ही याद कर रही हूँ, but अब थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। उनका 23 है, 21 है। ओ माय गॉड। प्रेरणा मैम का है कोई आई थिंक 3 का। हाँ, मेरा है मैम 6 6 24। आपका 3 वाला कोई हो? अच्छा 24, वेरी नाइस डेट ऑफ बर्थ। मतलब इनकी लाइफ में लग्जरी रहती है। और क्या अगर इनको मतलब है? लग्जरी रहती है मतलब हाँ बहुत हाँ, फैमिली ओके। के लिए सोचते हैं आप। बहुत साफ सफाई वाली चीजें पसंद है आपको, एकदम घर ना क्लीन होना चाहिए मेरा। डिसिप्लिन। या डिसिप्लिन रियली। बहुत मतलब मेड टिकती नहीं होगी आपके यहाँ, मुझे तो ऐसा लगता है नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं नहीं है। साफ सफाई साफ सफाई। वो मैं यही बोल रही हूँ, साफ सफाई इतनी पसंद होती है कि मेड भी परेशान हो जाती है, मैम यहाँ पूछ पाते हैं ये करवाती हैं। हाँ। थैंक यू। तो मीनू जी, क्या सोशल मीडिया ने लोगों को लव को अनरियलिस्टिक बना दी है? आपको क्या लगता है? Yes, मैम, कुछ हद तक सोशल मीडिया ना मैम एक्चुअली हाईलाइट्स दिस, और what social media showed, actually social media shows us constant excitement and perfection in love. That's only. And what they started nowadays, they started comparison between the culture as well. But exactly when we are going to see in a reality, loves में मैम बहुत सारे up and downs you need to face. मैम loves में कुछ days ऐसे होंगे you are going to feel boring, कुछ days मैम ऐसे होंगे you have a misunderstanding as well. और मैम लव में कुछ डेज आप ऐसे फील करेंगे यू जस्ट रिमेन टू बी साइलेंट, आपको किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करेगा। तो मैम अगर हम इसको कंपैरिजन करें और अगर बोलें कि जो रियल लाइफ रोमांस है दैट इज नॉट इज इक्वल्स टू रियल लाइफ रिलेशनशिप्स। और मैम इंडियन जो टीनेजर है हमारा वो अक्सर ये सोचता है कि अगर मेरे रिलेशनशिप में ड्रामा नहीं है तो शायद लव ये है ही नहीं। तो ड्रामा क्रिएट करना बहुत जरूरी हो गया है लव में बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। तो मैम एक्चुअली जब ये थॉट्स आने शुरू होते हैं ना तो मैम इससे एक टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाती है। और मैम हमारे टीनेजर को इससे दूर रहना बहुत जरूरी है, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि लव का जो पाथ है वो स्मूथ नहीं रहेगा हर टाइम, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएंगे और आपको अपने इमोशंस को, जैसे मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि इमोशन बैलेंसिंग सिखाना बहुत जरूरी है। तो जब आपके इस लव के इस पाथ में यू हैव अ लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन्स, तो तब आपको अपने इमोशंस को कैसे देखना है, अपने सामने वाले पार्टनर के इमोशंस को कैसे देखना है, ये जानना मैम बहुत जरूरी है।
तो मैम ये चीज़ें सोशल मीडिया नहीं बताता है, क्योंकि सोशल मीडिया सिर्फ़ उस चीज़ को हाइलाइट करता है कि भई कितना परफेक्ट होना चाहिए आपका लव। तो ये चीज़ तो है मैम, सोशल मीडिया ने थोड़ा-सा इसको ज़रूर कॉम्प्लिकेट कर दिया है फॉर द टीनेजर्स, हमारे बच्चों के लिए। आते हैं प्रेरणा जी आपके ऊपर, क्या लगता है आपको रिजेक्शन के बाद सेल्फ वर्थ? देखिए रिजेक्शन एक्चुअली क्यों हमें लगता है कि हमारी सेल्फ वर्थ कम हो गई है रिजेक्शन के बाद इज बिकॉज वी हैव हैंडेड ओवर आवर रिमोट कंट्रोल टू द पर्सन जिसने हमें रिजेक्ट किया। तो उसके कारण वी एक्चुअली क्या हो जाता है कि वी लूज कनेक्शन विद इन आर सेल्व्स। तो हमको हम क्या है वो ही पता नहीं रहता। वी हैव जस्ट गिवन द रिमोट टू द पर्सन हूसोएवर इज सेइंग कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बोला कि अरे यू आर नॉट वर्थ डूइंग दिस, यू आर मैनिपुलेटिव और वॉट एवर लेबल्स दे गिव इट टू अस, वी स्टार्ट बिलीविंग दैट बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड विद इन। तो हमको लगता है कि ये जो बोल रहा है वो हो सकता है सही हो। सो इसके लिए हाउ टू first step is to connect within, because you need to correct the self dialogue कि you are not what you are labeled as, because you know what you are, you know what is your worth. So always have this self dialogue कि जो वो बोल रहा है मैं नहीं हूँ, और if you continue to do that it will become your reality. So this is one exercise which we teach people who actually lose their self worth after rejection कि ऐसा नहीं है, you are still what you are. Another thing is कि छोटी सी चीज है, like revisit the tasks which made you happy. Like for example, gardening कर ली आपने, कहीं pet को घुमा दिया, whatever you felt happy with, you just start feeling good within. And once you start feeling good within, you will start feeling the connection. Another thing is reward yourself with small achievements to feel good. Like for example, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाह रहे हो, अगर आप उठ गए तो just treat yourself with a good breakfast. Something, reward yourself, small rewards अगर आप अपने आप को दोगे तो आपकी self worth धीरे धीरे increase होगी, because you are achieving the small milestones what you have kept for yourself. And then just detach from that feeling and you will be a new you in 21 days if you practice this. बच्चों को सेल्फ लव कैसे सिखा सकते हैं? वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। अच्छा, मतलब पहली बात तो सेल्फ लव ये सबसे कोर लव है। और आज ही मैंने एक बड़ी अच्छी स्पीकर थी, मैं कुछ मतलब पढ़ रही थी, और उसमें वो अफ्रीकन ओल्ड लेडी, एंड शी वाज सेइंग कि आई विल नॉट रिस्पेक्ट इवन दैट पर्सन हु डजंट लव हिमसेल्फ। जो खुद को ही नहीं लव कर रहा, मैं उस पे क्या ही ट्रस्ट करूं, लाइक दैट। एंड नाउ दिस क्वेश्चन, सो सेल्फ लव सिखाना बहुत जरूरी है। एंड हमने देखा है ना, कई बार मम्मी घर में हम लोग पूछते हैं, कभी हुआ होगा ऐसा, दैट आप मम्मी को ज्यादा प्यार करते हो या पापा को ज्यादा प्यार हाँ। करते हो? तो दिस कम्स फ्रॉम लैक। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन कभी ना पूछे, अगर जिनके भी छोटे बच्चे, मैंने भी गलती की हुई है। दिस कम्स फ्रॉम लैक। बच्चा, और मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट किया, मेरे बच्चे के बर्थडे में बच्चे आए थे, एंड आई जस्ट रैंडम, बस थोड़ा सा टाइम के लिए मैंने पूछा, अच्छा आप सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो, मम्मी को प्यार करते हो, पापा को ज्यादा प्यार करते हो? एंड टू माई सरप्राइज एवरीबडी सेड पापा पापा पापा। सो ऐसा क्यों? तो वहां पे शायद बस, और मेरे बच्चे ने तो कुछ भी आंसर नहीं किया, यानी उसको भी पापा ही बोला ना, मम्मी खड़ी थी इसलिए शायद। तो वाई, ये क्यों हुआ सबके? क्योंकि 24 आवर मदर साथ में है, लेकिन बच्चों के मुंह से पापा क्यों आ रहा है? क्योंकि पापा कोई बाउंड्री नहीं लगाते। फॉर पापा इट इज एंजॉयमेंट। फॉर पापा, पापा विल नॉट से कि ये गलत है वो गलत है, ऐसे करो वैसे करो, कोई टाइम नहीं राइट। बाउंड नहीं होता। तो पहले तो ये क्वेश्चन कभी, जब भी आप अगर पूछे तो मेक श्योर एंड मेक द हैबिट ऑफ द चाइल्ड कि वो बस ये बोले कि मैं सबसे ज्यादा खुद को प्यार करूं, ताकि वो अपनी वर्थ, अपने वैल्यूज, अपने इमोशंस को ऊपर रखे। एंड आई एम लिसनिंग टू ऑल द पैनल्स एंड दे आर एडिंग सो गुड वैल्यू कि कभी कभी हमारी सेल्फ इमेज की फाइल इतनी करप्ट होती है ना, जो अभी सेल्फ वर्थ अभी हमने बात करी, वो इतनी इतनी डाउन होती है। दैट्स वाई ये सारी चीजें आती हैं जो हमने भी इमोशनल डिपेंडेंसी की बात की, कि वो पीछे से ही फाइल पूरी करप्ट है। और वो कहाँ से आती है? क्योंकि वो अटेंशन हमने बच्चे को पूरा नहीं दिया। जब बच्चे को वर्द नहीं मिली तो उसने खुद को सोचा कि मैं कम वर्दी हूँ।
जब वो कम वर्थ उसके अंदर आती है तो खुद को उस आइज से नहीं देखता कि मतलब मैं भी कुछ हूँ, एंड फॉर दैट वर्थ, फॉर दैट लव, दैट चाइल्ड कीप्स लुकिंग इन अदर पीपल। ऐसे ही कई बार बच्चे आते हैं बाहर, एंड आई एम लिसनिंग टू द मैम ऑल्सो, कि दैट वो रिलेशनशिप में जल्दी जंप करते हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर दैट लव एंड वर्थ आउटसाइड। ऑलवेज टीच योर चाइल्ड टू हैव द सेल्फ लव। बहुत सारा लव जब अर्ली एज है, छोटा बच्चा है, उसको बहुत सारा दे, फिजिकल टच, लव, इमोशनल हग, किसेस, जितना आप दे सके। जैसे जैसे बड़े होगा फिर वो टीनेज, वो तो फिर बॉडी से डिस्टेंस करने लगते हैं, बट ताकि उसको पता चले कि मैं बहुत वर्दी हूँ, किसी और की जरूरत नहीं है। एंड सेल्फ लव इज कि मैं खुद को बहुत ज्यादा प्यार करना सीखा। एंड दिस ऑल स्टार्ट्स विद दैट कनेक्शन, इमोशनल बॉन्डिंग विद द मदर एंड चाइल्ड। सो सेल्फ लव इज बिगेस्ट लव। फर्स्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, then only you can fill the cup of others. तो रिया जी आप बताइए 2026 में कौन से नंबर्स वाले लोगों का लव स्ट्रांग रहेगा, या पूरा 2026 कौन से नंबर्स के लिए स्ट्रांग रहेगा? मैम अगर आप 2026 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 + 0 + 2 + 6 = 1। तो ये साल हुआ सन का साल है, राजा का साल है ये साल है, क्योंकि 1 नंबर हमेशा रीस्टार्ट करवाता है, कुछ न्यू बिगनिंग का, सेल्फ कॉन्फिडेंट का। तो जो भी बहुत टॉप परफॉर्मर उन लोगों का परफॉर्मेंस रहेगी, वो लोग होंगे 1, 3 एंड 5 वालों के लिए, क्योंकि ये उनके लिए 2026 होगा, एक गोल्डन ईयर साबित होगा। नंबर 1 जो होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो नंबर 1 राजा से रूल होते हैं, और उनको अगर राजा का साथ मिलेगा, राजा वाला साल मिलेगा, तो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और काफी टाइम से जो लोग वेट कर रहे थे किसी को प्रपोज करने का, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल गो हैड, क्योंकि 2026 में उनको बेसिकली यस डायरेक्ट मिलने वाली है। एंड और जो भी शादी के लिए वेट कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाती है, तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपना डेट लेना है, मंथ लेना है, एंड 2026 को ऐड करना है, अपनी ईयर की जगह 2026 ऐड करना है। अगर उसका टोटल 1, 5 या 6 आता है तो आपके लिए गो हेड है। आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो गो हेड है, मैरिज के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, लव, जो भी आप लव के लिए बात कर रहे हैं, तो गो हेड। 1, 3, 5 इज अ वेरी लकी नंबर, क्योंकि 2026 उनको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देने वाला है। तो जो भी प्रपोज करने वाले हैं तो उनके लिए गो हेड, बिल्कुल यस का आंसर ही आने वाला है। अच्छा मैन, अगेन आई एम प्लानिंग फॉर 1। या डेफिनेटली गो हेड। नीनू जी अपना ही फ्यूचर ब्राइट करने में लगी हुई है। मैम 2026 will not come again ना, तो I just want कि मैं सारी चीजें कर लेती हूँ। आप वैसे भी कर लेते हो सब कुछ, देखती रहती हूँ मैं। थैंक यू मैम। जी, तो आप ये बताइए कि पेरेंट्स को टीनेजर्स के रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए? मैं सोच रही थी मैम ये क्वेश्चन कब आएगा। मैं मैम पेरेंट्स के लिए ना ये सबसे सबसे मुश्किल पार्ट है उनकी लाइफ का, जब उनको ये वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो मैम इसमें मेरे पास ना एक लिस्ट है जिसमें व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट दे विल नॉट डू। तो मैम सबसे पहले तो अगर कोई भी पेरेंट इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो एक तो वो स्पाई करना बंद करे, अपने बच्चों के फोन चेक करना बंद करे, उनको इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करे, जो हमारे इंडियन सोसाइटी का एक टैग है ना, हमारी इज्जत, वो बिल्कुल नहीं करना है। उनको डायरेक्ट थ्रेट्स या शेमिंग भी नहीं करे। ये चीजें तो इंडियन पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करनी है। करना क्या है मैम, सबसे पहले कि मतलब कॉन्वर्सेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन कंट्रोल। सो कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। आप उनके रिलेशनशिप को गाइड मत कीजिए, आप उनके बिहेवियर को गाइड करना शुरू कीजिए। उनको वैल्यूज बताइए, उनको रिस्पेक्ट बताइए, उनको उनका कंसेंट रखना बताइए। टेल देम देयर बाउंड्रीज। अगर हार्ट ब्रेक हो तो यू डोंट नीड टू एवरी टाइम गिव देम लेक्चर लेक्चर लेक्चर। यू नीड टू बी प्रेजेंट ओवर देयर इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली, क्योंकि मैम लेक्चर इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर प्रेजेंस, इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर लेक्चर। लेक्चर सुनना किसी को पसंद नहीं है। और मैम पेरेंट्स को ना एक बड़ा स्पेस बनाना चाहिए जिसमें जाके वो जो बच्चा है ना, वो बड़ा प्रोटेक्टिव सा फील करे। क्योंकि अगर बच्चा वो प्रोटेक्शन घर में नहीं बना पा रहा है, या
किसी टीचर्स के साथ नहीं बना पा रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चा वो कंफर्ट किसी गलत जगह पर ही ढूंढेगा, और इससे जो सिचुएशन है वो और भी मतलब कंट्रोल में नहीं रह पाएगी। फिर पेरेंट्स के को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। एक चीज़ और मैम, हमारे पेरेंट्स को ये समझना होगा कि जो टीनेज इमोशंस होते हैं, दे आर वेरी रियल। वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे किसी चीज़ की। टीनेज इमोशंस आर वेरी रियल, एंड वन थिंग हमें हमारे बच्चों को समझानी है कि इफ दे आर फेल एट देयर लव, इसका मतलब कि वो अपने कैरेक्टर में फेल नहीं हुए हैं। दे आर जस्ट लव एट दे आर जस्ट फेल एट देयर लव। और मैम, एक वो हमारे यहाँ वर्ड है जो हम हर बार हर चीज के लिए यूज करते हैं, दैट इज संस्कार। तो मैम, सप्रेशन से कभी भी संस्कार नहीं सिखाए जा सकते। हाँ, अगर आप अपने बच्चे को अवेयरनेस देते हैं, तो ज़रूर आप अपने बच्चे को वो संस्कार, वो वैल्यूज़, जो कोर वैल्यूज़ आप देना चाहते हैं अपनी फैमिली की, वो ज़रूर आप अपने बच्चे को वो सिखा पाएँगे। तो मैम, बीइंग अ पैरेंट, हमें इन चीज़ों को बहुत, बहुत कामली, पोलाइटली एंड विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें इसको डील करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू लर्न दैट मैम। हाँ जी, प्यार की बात हम करते हैं तो फॉरगिवनेस का क्या रोल होता है उसमें? See, forgiveness, I think, is very important in love or in any sort of relationship. Because if you are deeply hurt by someone, so your healing will happen only if you forgive that person. And क्या होता है कि this is also, forgiveness is not for the other person. Forgiveness is for your own mental peace. You have learned the lesson and you should move on. सो फॉरगिवनेस एक लेवल पे है किसी इंसान के लिए, दूसरे इंसान के लिए, मे बी एम्पैथी कि मे बी वाई ही और शी हैज डन व्हाट, empathize with the person. But generally we tend to also feel hurt, and our healing will happen only and only if we forgive them. So we have to trust the balance of life, because हमको वो hurt लेके जीना नहीं है कि या revenge का seed लेके जीना नहीं है. We just need to forgive because we can't do anything. The life will only teach them the lesson as the time goes ahead. So we need to trust life. We need to trust that karma is there. We need to trust that, somewhere it'll balance out. So forgiveness is a reflection of loving yourself enough to move on. So you should forgive. जी, ताबिया जी, ब्रेकअप के बाद रिकवरी का राइट प्रोसेस क्या होता है? वैसे मैं So, आपसे ऐसे पूछ रही हूँ कि आपको पता है, बट एज अ कोच आपको पता होगा। हाँ, एज अ कोच ही आंसर करने वाले, ब्लेस्ड कि मेरा ब्रेकअप कभी नहीं नहीं हुआ, नहीं, बिल्कुल लव मैरिज ही वो भी ना, जस्ट कभी ना मैरिज हो। हुई. एंड टू बिगिन विद दिस आंसर ऑन अ फनी नोट आंचल, बट ये जो हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज ने तो कबाड़ा ही किया हुआ है ब्रेकअप्स का, और हर किसी को आज अल्फा मेल बनना है और कबीर सिंह बनना है. व्हाई आई एम ब्रिंगिंग ऑल दिस, बिकॉज आई एम सीइंग दिस सराउंडिंग में, मैं देख रही हूँ कि कैसे. सो एंड दिस इज ऑल दैट स्टार, ये सारी जो टीनेज में आ रही है एडिक्शन, स्मोकिंग. why I'm saying, I have closely observed one of my family, my nephew, sorry, and that's why I want to bring this. So ब्रेकअप का फास्टेस्ट रिकवरी कैसे होगा? इसका सबसे इजी, सबसे शॉर्ट आंसर तो बस इतना ही देना चाहती हूँ कि हम सब एनर्जी बीइंग हैं, और हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में जैसे हम खुद होते हैं, या जो भी हमारा लैक होता है या उससे सिमिलर या अपोजिट, मतलब पर्सनालिटी को हम अट्रैक्ट करते हैं. जो जो भी उस टाइम की हमारी एनर्जी होती है. तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो कम से कम उस टाइम पे तो कभी भी आप तुरंत अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट ना करें. टेक पॉज, take break, check on yourself, little heal on yourself, little reflect back on yourself. Because अगर ब्रेकअप हुआ है और इमिडिएटली कुछ फील करने के लिए दोबारा से आप फिर से किसी और रिलेशनशिप में आओगे, यू विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पर्सन. एंड दिस इज मेनी मदर्स आर गोइंग, मतलब जो कोई अगर रिलेशनशिप में जैसे डिवोर्स में आ जाते हैं या सेपरेशन में आते हैं, देन दे आस्क दैट हाउ कैन आई स्टार्ट माई रिलेशनशिप, एंड दिस इज द आंसर. टेक ब्रेक फर्स्ट, little break, pause, realign with your own self, and then get back. Then you will attract. पहले अपनी पावर अपने पास लो, समझो, अंडरस्टैंड करो, खुद को हील करो. जी, Then you can back on track and attract. Yeah.
जी। रिया जी, एक सवाल है, क्या नाम चेंज करने से रिलेशनशिप इम्प्रूव होता है? मैम ये क्वेश्चंस इतने लोग पूछते हैं ना कि नेम चेंज करने से क्या होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो काफी सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपने नेम चेंज किया है। आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, शिल्पा शेट्टी, काफी सेलिब्रिटीज है जिन्होंने अपने नेम में करेक्शन कराया है। तो बेसिकली ये एक वाइब्रेशन है जो नंबर के थ्रू, अगर आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, वो आपको नेम के थ्रू आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन किया जाता है। जब भी हम किसी की नेम की स्पेलिंग चेंज करते हैं तो मीन्स उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर रहे हैं, उसके साथ उसके जो फेवरेबल नंबर है उसकी फ्रिक्वेंसी के साथ उसको मैच करता है, मतलब मैच करते हैं। अगर आपका नेम नंबर आपके बर्थ नंबर के साथ अलाइन नहीं है या एंटी नंबर पे है, 248 ऐसे नंबर पे है, या आप 6 से रूल होते हैं तो 3 पे आपका नेम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स या चिड़चिड़ापन, आपकी जो आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आपको फील होगी ही होगी, क्योंकि आप अपना नेम को एंटी नंबर पर लेके आए। एक नेम की कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। आपने भगवान को तो कभी नहीं देखा, बट आप राम 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 बहुत लोग लिखते हैं, क्यों? उससे उनको एनर्जी मिल रही है। तो एक नाम में बहुत बड़ी पावर होती है। आपका जो एक मैं बोलूं आपको एनर्जी, जो फ्रिक्वेंसी है आपके नेम से, आप बहुत उसको अच्छे से अलाइन अगर करते हैं तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक जो शांति आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो चाहते हैं आप, जो बच्चे होते हैं, आप उनका नेम अभी से करेक्ट करवाएं, क्योंकि उनकी लाइफ में जो भी आप जो हार्डवर्क कर रहे हैं, अगर उनका नाम उनके साथ अलाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके जितना भी वो हार्डवर्क कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनके में कमी रही जाएगी। 85% तक चीजें होंगी, देन फिर स्लिप डाउन। तो ये रहता है हमेशा लाइफ में, कलेश या चिड़चिड़ापन रहेगा ही रहेगा। तो अगर नेम, अगर आपका सही आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है, तो जो भी उनका टेम्परामेंट है, क्योंकि रिलेशन में क्या है, जो टेम्परामेंट ही कंट्रोल करना है, गुस्सा आ रहा है वहीं लड़ाई है, तो उसको कंट्रोल करता है, आपकी कम्युनिकेशन को बेटर करता है। अगर आप अपने साथ अलाइन कर लेते हैं तो आपका कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। एंड कहीं बस एक लाइफ में ये चीज है, नेम बदलने से पार्टनर नहीं बदलेगा, बट जो आपके इमोशन है वो ज्यादा स्टेबल बनने लगते हैं, जिससे आपका रिलेशन कहीं ना कहीं बेहतर हैंडल करने लगता है उन चीजों से लेके। जी। तो हमारे बीच में अभी एक कुछ 4-5 फनी क्वेश्चंस आएंगे, तो उसका उसी तरीके से आप क्योंकि वैलेंटाइंस डे एक्सक्लूसिव है, तो प्रेरणा जी आप बताइए, आपके बिल्कुल जॉनर से हटके है, अगर लव हाँ। एक सब्जेक्ट होता तो आप कितने मार्क्स देती अपने रिलेशनशिप को? 9। मीनू जी आप बताइए, रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा डेंजरस क्या है? या कुछ नहीं? से बेटर कुछ नहीं, रिमेन साइलेंट। ओके। साबिया जी, आपने कभी लास्ट सीन देख के ओवर थिंकिंग की है? लास्ट सीन। मतलब देख लिया आपके पार्टनर ने, आपको जवाब नहीं आ रहा, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो गई है, ऐसा हुआ? हाँ, पहले बहुत एंशियस होती थी। होती थी, नॉट नाउ। रिया जी, अगर आपके पार्टनर फोन का पासवर्ड मांगते हैं तो रिएक्शन क्या होता है आपका? क्या होगा मैम फोन में अगर कभी ऐसा मांगे कुछ तो? भी नहीं रहता, वो खुद ही, मतलब ऐसा कुछ रहता ही नहीं है मैम। फोन में अगर देखेंगे भी तो मैम ओवर ऑल टाइम खुला ही रहता है, क्योंकि बच्चे इतना यूज करते हैं ना फोन, ममा कहीं कुछ आ रहा है, क्लासरूम पे कुछ आ रहा है, तो फोन तो मैम ऐसा कुछ वो मैटर ही नहीं करता फोन का। अगर अच्छा। आप सामने वाला गलत हो तो डरे भी। अच्छा जी, आप ज्यादा रोमांटिक हो या ड्रामेटिक हो? रोमांटिक। ऐसे आपको देख के लगता है। आ, साबिया जी, आप दोनों में से कौन सबसे ज्यादा जेलस होता है, आप या आपके पार्टनर? मैं ही होती होंगी पहले। मैं तो अभी मतलब प्रेजेंट में नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर मतलब कुछ ऐसी है जो है मतलब है उन, आई डोंट फील कि मेरे पार्टनर ज्यादा जेलस होते हैं, मैं ही हूँ अगर लेंगे तो। ओके। तो रिया जी आप बताइए, लव में ज्यादा पावरफुल क्या रहेगा, चॉकलेट या माफी? मैम अकॉर्डिंग टू माइंड, चॉकलेट। मैम चॉकलेट खा के ना वैसे ही बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, तो माफी अपने आप मिल जाएंगे। जी। मुझे एक कोई हैबिट जो आप सीक्रेटली टॉलरेट करती है उनकी?
नहीं होता आपसे बिल्कुल, लेकिन आप करती हैं बहुत मेरे सारी। हस्बैंड को ना, नहीं बहुत सारी तो नहीं मैम, जो टॉप नॉच है ना दैट इज की चाय पीना। मैम मैं वैसे ही आप जानते हो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ, मुझे चाय ना तो बनाना पसंद है ना मुझे पीना पसंद है। अब मैं पिछले सालों से मैंने शायद जितनी चाय बनाई है ना उतनी शायद किसी ढाबे वाले ने भी नहीं बनाई होगी। तो चलते चलते एक वैलेंटाइंस डे का आप सब एक अपना अपना एक मैसेज दे दें कि 14 फरवरी के लिए वैलेंटाइंस डे हमारे व्यूअर्स को। प्रेरणा मैम यू स्टार्ट। See, I think Valentine's Day में खुद को प्यार करो, मुझे तो यही लगता है. Just love yourself and pamper yourself. And if you have a partner, obviously you go with a partner. If you don't have a partner, don't feel sad and left out. Just go and if you are a woman, go to a parlor. If you are a male, then, just hang out with your friends. So just love yourself. Do what you like on that day. मैम सेम, खुद को सबसे ज्यादा प्यार करो। जो साबिया मैम ने बोला, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर आपसे पूछता है कि कोई आपको ये पसंद है या वो पसंद है, आपके पेरेंट्स में से आपको मदर पसंद है या फादर, आपको कौन प्यार करता है, तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि सेल्फ लव। आप खुद को प्यार करो, सुबह उठो, सब खुद को रोज दो। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू योर सेल्फ। कि आप अगर सेल्फ को प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी को भी प्यार नहीं कर सकते। जी तो मैं थैंक मैम मैं थोड़ा सा लाइफ पार्टनर को लेके बोलूंगी क्योंकि शायद दिन उन्हीं के साथ साथ जुड़ा हुआ है। मैम 2 लाइंस कहूंगी कि तुम्हारी सांसों की धुन में, तुम्हारी सांसों की धुन में मेरी हर गजल बसी है। तुम्हारी सांसों की धुन में मेरी हर गजल बसी है। वैलेंटाइन हो या जिंदगी, वैलेंटाइन हो या जिंदगी, मोहब्बत सिर्फ तुमसे ही लिखी है। वाओ। सो मैम लाइफ पार्टनर आपके पास है अगर तो बस इस लाइन को जिए और कुछ नहीं चाहिए। अब उनसे बेटर तो कोई है भी नहीं। लाइफ पार्टनर मतलब नो बडी कैन एक्सचेंज, मतलब उनसे बेटर कोई नहीं है। लाइफ पार्टनर मस्ट है। साबिया वी जी आप कांट बताइए। या मेरा मंत्र भी बहुत, जैसे इस कमरे में पूरा लव है, लव ही लव है. सो बी योर ओन वैलेंटाइन. ये मैंने लिखा हुआ है, आई एम माई ओन वैलेंटाइन. तो माई हस्बैंड ऑल्सो लव मी, और हम भी वो हैंग आउट वगैरह करेंगे, बट आई एम माई ओन वैलेंटाइन. और खुद को मैं जरूर कुछ गिफ्ट करने वाली हूँ बहुत अच्छा सा. सो बी योर ओन वैलेंटाइन. जी जी जी। मेरा तो खैर क्या ही बताऊं, मीनू जी तो जानती हैं, मेरे लिए तो मैं सातों दिन कुछ गिफ्ट लेके आती हूँ, वही उल्टा पलट के मुझे दे देते, ये लो तुम्हारे लिए। कहते बट क्यों मैम ये पैसे, दो सच्चा, चीजें क्यों खरीदनी है जब तुम लेके ही आ रही हो, तो भी ले लो। मैम किशोर सर सच्चा डाई हार्ट फैन ऑफ यू इट मींस। हाँ, वो बात अलग है। तो जी बहुत, उनको मेरे से मेरी केयरिंग से मतलब है, बाकी कोई वो मटेरियलिस्टिक चीजों को नहीं चाहते। तो वो अभी से पूछने लग रहे हैं कल कितने बजे जाओगी और कितने बजे आओगी। क्योंकि कल फीमेल्स का है ना सारा। हाँ तो है। तो बहुत अच्छा लगा आज, बहुत ही प्यारा सा एक्सक्लूसिव सा 8 बजे रिलीज वाह. incredible conversation with you all. So stay tuned थैंक यू मैम। and Thank viewers, you. thank you so very much. Please like कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा.